दोस्तों, आपका स्वागत है WNN न्यूज नेटवर्क पर। आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं उस नई चुनौती की जो भारत के सामने ब्रिक्स देशों के भीतर खड़ी हो रही है। आने वाले समय में यह भारत के लिए रोकना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि सीधा असर भारत की पोजीशनिंग और नेशनल इंटरेस्ट पर पड़ने वाला है। लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं अमेरिका और पाकिस्तान की ताजा हरकत पर। न्यूज निकल कर आ रही है कि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों ही व्हाइट हाउस पहुंचे। यहाँ उन्होंने ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप से लगभग 80 से 90 मिनट तक मीटिंग की। चौंकाने वाली बात यह रही कि मीटिंग के बाद कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई, जबकि ट्रंप अक्सर विदेशी लीडर से मुलाकात के बाद प्रेस से बातचीत करते हैं। इस बार उन्होंने चुप्पी साध ली। सोशल मीडिया पर तीनों की तस्वीरें जरूर वायरल हो रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया तो यहाँ तक क्लेम कर रहा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान आने का न्योता स्वीकार कर लिया है। हालांकि इस पर अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भारत का दौरा किया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए थे। जो बाइडेन भी अब तक पाकिस्तान नहीं गए। ऐसे में अगर ट्रंप इस बार पाकिस्तान जाने का फैसला लेते हैं तो यह भारत के लिए बड़ा मैसेज होगा। इसके साथ ही आज ट्रंप ने अमेरिका की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर बड़ा क्रैकडाउन किया है। उन्होंने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले सभी ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मा प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। केवल वही कंपनियां बचेंगी जो अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना रही हैं। जिनकी कोई फैक्ट्री अमेरिका में नहीं है, उन्हें भारी टैरिफ चुकाना होगा। अब सवाल यह है कि भारत पर इसका कितना असर होगा। दरअसल भारत के 80% से ज्यादा फार्मा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को जाते हैं, लेकिन वे ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन हैं। अमेरिका में जितनी जेनेरिक दवाएं इस्तेमाल होती हैं, उसमें से लगभग 47% भारत से आती हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत की दवाओं से अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम को भारी बचत होती है। अगर भारत की जेनेरिक दवाएं बंद हो जाएं, तो अमेरिकी नागरिकों को बेहद महंगी दवाएं खरीदनी पड़ेंगी। ज्यादातर लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्रंप ने जेनेरिक कैटेगरी को टैरिफ से बाहर रखा है। यूरोपियन यूनियन, खासकर जर्मनी, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को इससे बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियों के मेन हब वहीं पर हैं। उल्टा यह भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि अमेरिका में भारतीय जेनेरिक दवाओं की डिमांड और बढ़ सकती है। इस बीच भारत की 24 बड़ी फार्मा कंपनियों का संगठन इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस भी सामने आया है। इसमें सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपेन, पीरामल जैसी कंपनियां शामिल हैं। इनका कहना है कि ट्रंप के इस फैसले का भारत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। हमारी स्ट्रॉन्ग जेनेरिक पोजीशन हमें एडवांटेज देती है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। यूएस सीनेट ने सभी टेक और आईटी कंपनियों से H-1B वीजा वर्कर्स की पूरी डिटेल मांगी है। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियों को 10 अक्टूबर तक यह डेटा जमा करना होगा कि उन्होंने कितने H-1B वर्कर्स को हायर किया और क्यों अमेरिकन सिटीजन्स को नहीं लिया। इसे एक पॉलिटिकल मूव के तौर पर देखा जा रहा है। हो सकता है कि सिक्योरिटी या किसी और बहाने से H-1B इशू को और पॉलिटिसाइज किया जाए। अब सबसे बड़ी बात, H-1B का सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिला। करीब 72% H-1B वीजा भारतीयों को मिले। अगर इस पर स्क्रूटनी और बढ़ती है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान भी भारत को ही होगा। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी न्यूयॉर्क में बेहद एक्टिव हैं। 27 सितंबर को भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने साइड लाइन्स पर कई रिकॉर्ड तोड़ मीटिंग्स की हैं। एक के बाद एक कई देशों से बातचीत करके एस जयशंकर ने भारत की पोजीशन को मजबूती से सामना है। यही डिप्लोमेसी भारत के लिए आने वाले ब्रिक्स चैलेंज और अमेरिकी टैरिफ जैसे इशूज में ढाल का काम करेगी। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर अब तक 25 से भी ज्यादा देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ बायलैटरल मीटिंग कर चुके हैं। इसके अलावा लगभग 15 से 20 देशों के विदेश मंत्रियों से उन्होंने ब्रीफ एक्सचेंज भी किया है। ब्रीफ एक्सचेंज का मतलब है खड़े या कुछ मिनटों की छोटी बातचीत जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा की जाती है। यानी कुल मिलाकर जयशंकर अब तक 40 से 50 देशों के विदेश मंत्रियों से सीधा संवाद कर चुके हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इतना ही नहीं, जयशंकर ने पैसिफिक देशों L69 ग्रुप, C10 ग्रुप और G4 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मल्टीलैटरल मीटिंग की है। यहाँ तक कि G20 देशों के विदेश मंत्रियों
मंत्रियों की जो बैठक UNGA की साइडलाइन पर हुई, उसमें भी जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके। कहने का मतलब साफ है कि भारत को आज एक ऐसा विदेश मंत्री मिला है जो न सिर्फ कुशल डिप्लोमेट है बल्कि हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड भी है। जयशंकर जैसा विदेश मंत्री शायद आने वाले समय में भारत को फिर कभी न मिले। फिर भी भारत की पॉलिटिक्स में कुछ लोग केवल विरोध की राजनीति के लिए जयशंकर की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के लिए जयशंकर को जिम्मेदार ठहराना सही है? आपका क्या मानना है, हाँ या ना? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। भारत कनाडा संबंधों की खबर है कि कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद अगले महीने अक्टूबर में भारत की यात्रा पर आ रही हैं। यह 2023 के बाद पहली बार होगा जब दोनों देशों के विदेश मंत्री आमने सामने मुलाकात करेंगे। हाल ही में दोनों देशों ने अपने अपने एम्बेसडर्स को फिर से नियुक्त किया है और पिछले हफ्ते कनाडा पुलिस ने इंद्रजीत सिंह घोषल नाम के खालिस्तानी एलिमेंट को गिरफ्तार किया था। हालांकि कोर्ट ने उन्हें कंडीशनल बेल दे दी है, लेकिन इतना साफ है कि कनाडाई सरकार अब खालिस्तानी नेटवर्क पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। अगली अपडेट भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेकर है। भारत सरकार ने जनरल अनिल चौहान की सर्विस को 8 महीने के लिए बढ़ा दिया है। उनकी मौजूदा टर्म 30 सितंबर को खत्म होनी थी, लेकिन अब वह 30 मई 2026 तक CDS बने रहेंगे। जनरल अनिल चौहान को 2022 में इस पोस्ट पर नियुक्त किया गया था। अब तक उन्हें 3 साल से ज्यादा का अनुभव हो चुका है। नया CDS चुनने की जिम्मेदारी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट पर होती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। CDS के लिए उम्मीदवार आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के 3 स्टार या 4 स्टार जनरल हो सकते हैं, चाहे वह सर्विस हो या रिटायर्ड। यानी रिटायरमेंट के बाद भी किसी जनरल को बुलाकर वापस यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब आते हैं भारत और अफगानिस्तान पर। कुछ दिन पहले अमेरिका ने ईरान के चाबार पोर्ट पर लगाए गए सैंक्शन वेवर्स को हटाने का ऐलान किया था। इसकी डेडलाइन 29 सितंबर तय की गई है। भारत ने इस समय का पूरा फायदा उठाते हुए अफगानिस्तान को हजारों टन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और रिलीफ मटेरियल भेज दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि भारत का कंसाइनमेंट काबुल पहुंच चुका है और स्थानीय अथॉरिटीज को सौंप भी दिया गया है। इस कंसाइनमेंट में फूड आइटम्स, वाटर प्यूरिफायर्स, टिन सेट्स, स्लीपिंग बैग्स, फैमिली टेंट्स, हाइजीन किट्स, जेन सेट्स, ब्लैंकेट्स, दवाइयां और मेडिकल सप्लाई शामिल है। हाल ही में आए भूकंप ने अफगानिस्तान में हजारों लोगों की जान ले ली थी और कई बेघर हो गए थे। सर्दी से पहले भारत ने राहत सामग्री भेजकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब सबसे बड़ी खबर आती है ब्रिक्स संगठन को लेकर। सूत्रों के मुताबिक पैलेस्टाइन ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है और चीन व रूस ने इसे वेलकम किया है। यहाँ तक कि चीन ने और भी लाइक माइंडेड कंट्रीज को ब्रिक्स ज्वाइन करने का न्योता दिया है, यानी 5 से बढ़कर पहले 10 और अब उससे भी ज्यादा देशों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल उठता है, जब पैलेस्टाइन खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल के साथ उसका संघर्ष जारी है, तो क्या उसे ब्रिक्स में शामिल करना सही कदम होगा? कई एनालिटिक्स मान रहे हैं कि यह कदम ब्रिक्स को न सिर्फ एंटी अमेरिका बल्कि एंटी इजराइल संगठन की छवि देगा, जो भारत के लिए सही नहीं है। आपका क्या मानना है? क्या ब्रिक्स का इतना ज्यादा एक्सपेंशन होना चाहिए, हाँ या ना? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, हर 24 घंटे में भू राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन सब के बीच भारत किसी भी देश से पीछे न रहे, इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत की विदेश नीति, रक्षा समाचार, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों का सही विश्लेषण हमारे चैनल WNN का मिशन है। यह मिशन आपके समर्थन के बिना अधूरा है। WNN हिंदी पर हम सभी तथ्यों और डेटा का सरल भाषा में विश्लेषण करते हैं, बिना किसी एजेंडे के। यदि आप चाहते हैं कि WNN का सही और प्रामाणिक विश्लेषण आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल WNN को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।